हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे बायो एनर्जी जैव ऊर्जा के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था बायोगैस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, जिसमें अपने लास्ट के 3 स्टेप जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज आगे इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बायोडीजल के ऊपर, और जो अपनी सेवालिया हाइड्रोजन फैक्ट्री है, पेट्रोपादप है, वनस्पति वसीय जो तेल है, उनके बारे में अपन देखेंगे कि उनमें क्या बताया गया है, किस प्रकार से उनसे अपन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ईंधन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो अब आगे अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स बायोडीजल के बारे में, तो बायोडीजल की डेफिनेशन आती है सबसे पहले, जिसमें क्या दे रखा है, जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल। जैसे तरल पदार्थों को क्या बोलते हैं, बायोडीजल बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, बायोडीजल जो होता है वो वनस्पतिक तेल तथा वसा तथा लैक्टस से बना प्रदूषण रहित ईंधन होता है। इसका रासायनिक नाम दे रखा है वसा अम्ल मेथिल एस्टर, और ये जो रासायनिक नाम है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब आगे क्या दे रखा है, सूर्य से मिलने वाली प्रकाश ऊर्जा को पौधे ग्रहण कर उसे वसा, शर्करा या स्टार्च के रूप में संरक्षित कर लेते हैं। ये आपको भी पता होगा कि जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा होती है उसको प्लांट्स ग्रहण करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको वसा, शर्करा या स्टार्च के रूप में संरक्षित करने का कार्य किसका होता है, प्लांट्स का होता है। अब क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन तेल का भंडार के रूप में सुरक्षित रहता है, संचित रहता है उनके बीजों में, जो अंकुरण के समय ऊर्जा स्रोत के रूप में काम में आता है। और इसी तेल के द्वारा किसके फॉर्मेशन की परिकल्पना की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, बायोडीजल की। और आगे बताया गया है कि जो बायोडीजल की खोज का श्रेय वो रोडोल्फ डीजल को जाता है। 1895 में इन्होंने इन्हीं तेलों का यूज करके क्या बनाया था, इंजन बनाया था। अब यहाँ पर जो आपसे पूछ सकते हैं बायोडीजल की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, तो आपको बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, रोडोल्फ डीजल को जाता है। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि जो अपना बायोडीजल होता है, बायोडीजल के जो जैविक स्रोत होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। फर्स्ट वनस्पतिक वसीय तेल होते हैं और सेकंड पेट्रोपादप होते हैं। अब जो पेट्रोपादप है ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे पूछ सकते हैं पेट्रोपादप क्या होते हैं, और 2 या फिर 3 पेट्रोपादपों के एग्जाम्पल दीजिए, तो अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले अपन फर्स्ट जैविक स्रोत वनस्पतिक वसीय तेल पर बात करें, तो जो अपना सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, रतनजोत, करंज जो होते हैं इनमें क्या पाई जाती है, इनमें लिपिड्स एवं वसीय तेल पाए जाते हैं। इन लिपिड्स में अत्यधिक मात्रा में क्या रहती है, ऊर्जा संचित रहती है। और अपन डिस्कस किसके ऊपर कर रहे हैं, अपन एनर्जी के ऊपर ही पढ़ रहे हैं कि एनर्जी का फॉर्मेशन जैविक तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे इसमें बताया गया है कि लिपिड्स में पाए जाने वाले वसीय अम्लों को एस्टिकरण जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो तरल प्राप्त होता है, अपने को जो लिक्विड प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बायोडीजल बोला जाता है। ठीक है, अब नीचे कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखिए रतनजोत, करंज, महुआ, अरंडी। इस जो लेसन है अपना, इस लेसन में जितने भी एग्जांपल्स आप लोगों को दे रखे हैं वो सारे के सारे टोटल के टोटल एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब सेकंड पॉइंट पर अपन डिस्कस करते हैं पेट्रोपादप क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के जो चांसेस है, मैं वही बात बता रही हूँ आपको, या तो आपसे पेट्रोपादप की डेफिनेशन पूछेंगे या फिर पेट्रोपादप के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर अपन डिस्कस करें पेट्रोपादप क्या होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने ऐसे पादप वर्ग की खोज की है जिनसे प्राप्त उत्पादों को पेट्रोल, डीजल आदि के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, वो जो पादप वर्ग है वो क्या कहलाते हैं, पेट्रोपादप कहलाते हैं। अगर उसके एग्जाम्पल्स की बात करें कौन कौन से प्लांट जो है वो पेट्रोपादप हैं, तो अपना इसके अंदर आता है सिम्प्टेसी, कंपोजिटी, या फिर जो अपने आक, चंपा, चिक्कू, फाइकस की जो जातियां हैं ये सब क्या है, ये पेट्रोपादप के एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे सिर्फ जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेशन से रिलेटेड होंगे या फिर कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे अपना जो ये लेसन है इसमें भारत और राजस्थान में बायोडीजल के उत्पादन के बारे में दे रखा है। तो इसमें क्या है कि जो एक शोध के अनुसार एक रतनजोत जो होता है जिसका बॉटनिकल नेम होता है जेड्रोफा कर्कस, तो रतनजोत से निकलने वाला तेल बायोडीजल के रूप में यूज में लिया जाता है। तो मतलब अब क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर इसका जो है इसकी खेती करने का प्रचलन बढ़ा है। तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसके सीएम ने भी इसके लिए एक बायोफ्यूल मिशन का गठन किया है, जिसमें किसकी खेती की जाएगी, रतनजोत की खेती की जाएगी, जो बंजर भूमि पर भी की जा सकती है, जिससे क्या होगा कि बायोडीजल जो होगा उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है बायोडीजल का महत्व है। मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, जो अपना बायोडीजल वाला जो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें वनस्पतिक वसीय तेल के बारे में या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपना पेट्रोपादप है, या फिर बायोडीजल की डेफिनेशन आपसे पूछ लेंगे, पेट्रोपादप की डेफिनेशन पूछ लेंगे, पेट्रोकृषि क्या होती है आपसे ये पूछ लेंगे। तो पेट्रोकृषि क्या होती है,
कुछ ऐसे पादप वर्ग जिनसे प्राप्त उत्पाद को पेट्रोल, डीजल आदि के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पेट्रोपादप बोलते हैं। और इनकी कृषि को क्या बोला जाता है, इनकी कृषि को पेट्रोकृषि बोला जाता है। तो आपको पेट्रोपादप पूछे या फिर पेट्रोकृषि पूछे तो पेट्रोपादप की डेफिनेशन लिख के सिर्फ इतना ही लिखना है, इन पेट्रोपादपों की कृषि करना क्या कहलाता है, पेट्रोकृषि कहलाता है। और इनके जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, पारा, रबड़, चंपा, आक, वो सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट आता है बायोडीजल का क्या महत्व होता है। तो इसमें 4-5 पॉइंट दे रखे हैं अपने। तो सबसे पहले दे रखा है बायोडीजल स्नेहक का भी काम करता है, इससे इंजन की दक्षता सुधरती है और रख रखाव पर भी कम खर्च होता है। मतलब क्या होता है, स्नेहक के रूप में आप जानते होंगे किस प्रकार से यूज किया जाता है। इंजन जो होता है, उस इंजन की क्वालिटी में जो होता है, उसकी दक्षता जो होती है वो अच्छी होती है, उसका रख रखाव पर जो खर्चा होता है वो भी कम होता है बायोडीजल जब अपन यूज करते हैं। सेकेंड स्टेप में दे रखा है इसके प्रयोग से स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कार्बन मोनोऑक्साइड और निलंबित कणों की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो ये अपना बेनिफिट हो गया है। इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं कि जो वाहन होते हैं, स्वचालित जो वाहन होते हैं, उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO या फिर निलंबित जो कण होते हैं वो कम मात्रा में क्या होंगे, उनका उत्सर्जन होगा। अब कम मात्रा में उत्सर्जन होगा तो बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो निलंबित कण होते हैं, ये सारे की सारी गैसें जो होती हैं, ये क्या करती हैं, अपने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाती हैं। आज इतने सारे वाहन जो सड़कों पर चलते हैं, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत मात्रा में बढ़ गया है। अब एयर पोल्यूशन जब बढ़ेगा तब क्या होगा, उससे रिलेटेड काफ़ी सारा जो डिसऑर्डर्स होती हैं वो भी फैलती हैं। तो क्या होता है कि अगर अपन बायोडीजल का यूज करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और इस प्रकार की जो गैसें होती हैं, इन गैसों का क्या होगा, उत्सर्जन कम होगा, जिसकी वजह से अपना एनवायरमेंट भी क्या होगा, पोल्यूशन फ्री होगा। अब नेक्स्ट जो दे रखा है पॉइंट, उसमें क्या दे रखा है, जैविक वैकल्पिक ऊर्जा का सशक्त स्रोत होता है ये, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन, रोजगार एवं आय में सहायक होता है। मतलब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जो क्या होगा, आय, अब जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो क्या होगा, आय के स्रोत के रूप में भी ये महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या दे रखा है, कम उपजाऊ, उसर, असंचित सड़कों आदि के किनारे बेकार पड़ी जमीन का सदुपयोग, आर्थिक स्वावलंबन एवं राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा स्वदेशी विकास के लिए बायोडीजल की प्रमुख भूमिका हो सकती है। ठीक है, अब इस पॉइंट से अपन क्या समझते हैं, अब ऐसा क्यों बोला गया है कि राष्ट्र के लिए भी हितकारी होगा और जो अपने सड़कों के किनारे की जो बेकार पड़ी जमीन होती है, उसर या फिर असंचित जो भाग होता है भूमि का, वो किस प्रकार से यूज करेंगे। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो पेट्रोपादप होते हैं, उन पेट्रोपादपों की अपन बायोडीजल के रूप में उनकी कृषि करेंगे, तब क्या होगा, ये जो पेट्रोपादपों की अपन कृषि करते हैं, ये उस भूमि पर भी लग जाते हैं, सड़कों के किनारे बेकार पड़ी जमीन पर अपन इनको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भूमि होती है वो उसका अपन यूज कर सकते हैं और फिर क्या होगा, बायोडीजल का भी उत्पादन होगा। अब बायोडीजल का उत्पादन होगा तो फिर क्या होगा, इससे राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति, उस कंडीशन में भी क्या होगा, सुधार होगा और जो जमीन है उसका भी अपन यूज कर सकेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बायोडीजल जो है वो अपने लिए काफी बेनिफिशियल है। अब लास्ट में क्या दे रखा है, बायोडीजल जो होता है वो ऊर्जा का या फिर ईंधन का सर्वोत्तम वैकल्पिक ईंधन है, जिससे कम उपजाऊ में उस भूमि पर उत्पादित किया जा सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त ईंधन की प्राप्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा, वाहनों की दक्षता में सुधार, ग्रामीण रोजगार एवं स्वावलंबन में बढ़ोतरी के साथ पेट्रोपादपों पर व्यय धन की बचत भी की जा सकती है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स थे उनको शॉर्ट रूप से एक पॉइंट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, बाकी वही की वही बात रिपीट की गई है। पर्यावरण जो होगा वो पोल्यूशन फ्री होगा, पर्यावरण का संरक्षण मतलब पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा, उसकी सुरक्षा होगी, वाहनों की जो क्वालिटी है, वाहनों का जो इंजन है उसकी दक्षता में सुधार होगा, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, जो रोजगार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो अदर अपने जो पेट्रोल डीजल के जो स्रोत हैं उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर जो अपन खर्च करते हैं उनसे धन की बचत होगी। क्योंकि आप लोग जानते होंगे अपने इंडिया में सिर्फ 30% पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उसका उत्पादन किया जाता है, बाकी जो 70% पेट्रोलियम जो होता है उसको विदेशों से आयात किया जाता है। तो फिर कितनी ज़्यादा क्या होती है, मतलब साल में कितना करोड़ों का जो बजट होता है वो इसमें यूं ही वेस्ट चला जाता है जो अपन बाहर से आयात करते हैं। अब वो सारा का सारा जब इंडिया के अंदर उसका फॉर्मेशन हो तो मतलब जो आर्थिक कंडीशन होगी उसमें भी सुधार आएगा। ये तो थे बायोडीजल के महत्व है। अब आगे अगर अपन डिस्कस करें, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, स्टार्च एवं लेग्नोसेल्यूलोज से एथेनॉल का निर्माण।
तो अगर अपन बात करें इसकी थ्योरी में क्या दिया गया है, जो स्टार्च फसलें तथा जो शर्करा फसलें होती हैं वो जैव भार उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण फसलें होती हैं, और जो ये फसलें होती हैं इन फसलों से प्राप्त स्टार्च एवं शर्कराओं को द्रव एथेनॉल में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अपनी जो ये गन्ना चुकंदर जो ये होते हैं, इन फसलों से जो स्टार्च और जो शर्करा प्राप्त होती है उसको किस में चेंज कर सकते हैं, अपन एथेनॉल में चेंज कर सकते हैं। जो और उसके बाद में दे रखा है प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनका मुख्य घटक क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज एंजाइम की सहायता से सेलुलोज का अपघटन कर ग्लूकोज और ग्लूकोज से एथेनॉल सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अपन सेलुलोज से किस प्रकार एथेनॉल प्राप्त करते हैं। सेलुलोज जो होता है वो किसमें होता है, प्लांट का प्रमुख घटक होता है, और सेलुलोज को सेलुलेज एंजाइम की सहायता से पहले उसका अपघटन किया जाता है, अपघटन से उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ग्लूकोज से फिर उसको वापस किस में चेंज कर दिया जाता है, एथेनॉल में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद में दिया गया काष्ठीय पौधों में लिग्नोसेलुलोज के रूप में लिग्निन सेलुलोज के साथ पाया जाता है। कुछ एंजाइमों की सहायता से लिग्नोसेलुलोज का शर्करा में अपघटन किया जाता है। बाद में शर्करा में यीस्ट मिलाकर किण्वन द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो ये दोनों पैराग्राफ दे रखे हैं इसमें सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि स्टार्च और शर्करा जो पादप होते हैं, जो फसल होती है उसमें स्टार्च और शर्कराओं से किस प्रकार अपन एथेनॉल प्राप्त करते हैं, तो एंजाइमों की सहायता से अपन एथेनॉल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे पादप जिनसे एथेनॉल का उत्पादन होता है उनको क्या बोलते हैं, ऊर्जा पादप बोला जाता है। मेन डेफिनेशन ये है, यहाँ से मेन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे पादप जिनसे हम एथेनॉल का उत्पादन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा पादप कहलाते हैं। और एथेनॉल का उत्पादन हम किससे करते हैं, गन्ना, आलू, मक्का, चुकंदर, इन सभी से किसका उत्पादन किया जाता है, एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि ऊर्जा कृषि क्या होती है, तो ऊर्जा पादपों की कृषि करना ही क्या होता है, ऊर्जा कृषि होती है। ओके, तो ये तो हो गया स्टार्च एवं लिग्नोसेलुलोज से एथेनॉल का निर्माण। अब ये जो एथेनॉल होती है इससे किसका उत्पादन होता है, ऊर्जा का। ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो ये एथेनॉल होता है, इस एथेनॉल को स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में काम में लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन जितने भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उनका मेन पर्पज यही है कि किस प्रकार से अपन जैविक तरीके से किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एनर्जी का, ऊर्जा का, ईंधन का निर्माण कर रहे हैं। वो सारे के सारे टॉपिक अपन इस पूरे के पूरे लेसन में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो मेन टॉपिक है, मेन लेसन जो है वो यही है, जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। अब लास्ट जो पॉइंट आएगा अपना उस पर डिस्कस करेंगे अपन, सेवाल ये हाइड्रोजन फैक्ट्री। तो अगर अपन इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें अगर स्टूडेंट्स, तो शैवाल जल में उगने वाली क्या होती है, प्रकाश संश्लेषी वनस्पति होती है। अब शैवाल जो होते हैं अपन जानते हैं जल में उगती हैं। ये सामान्य स्थिति में उच्च पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन बनाती हैं। ये इसकी नॉर्मल कंडीशन की बात बताई जा रही है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या करती हैं, ये उच्च पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं तथा कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती हैं। अब आगे क्या दिया गया है, सन 2000 में एनाटोसियोसिस मेलिस कौन था, एक साइंटिस्ट था, उसने अपने प्रयोग द्वारा क्या स्पष्ट किया कि शैवाल को अगर दिन के समय में गंधक व ऑक्सीजन की आपूर्ति अवरुद्ध कर दी जाए तो शैवाल की उपापचयी क्रिया बदल जाती है। मतलब अगर दिन के टाइम में जो शैवाल होते हैं उनको गंधक और ऑक्सीजन जो होती है वो नहीं मिले तो क्या होगा, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती हैं, उपापचयी उनकी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो बदल जाती हैं। फिर ये क्या करती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के अंत में O2 के स्थान पर H2 उत्पन्न करने लगती हैं। मेन पॉइंट है ये, ठीक है, आपको याद रखना है इस बारे में। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि जो अपनी शैवालें होती हैं ये जल में उगती हैं और सामान्य स्थिति में क्या होता है, ये जो अपने नॉर्मल पादप होते हैं उनके समान क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती हैं। बट अगर दिन के समय में इनको गंधक और ऑक्सीजन जो होती है उनकी आपूर्ति इनको बंद कर दी जाए तो क्या करती हैं, ये इनकी उपापचयी क्रियाएं बदल जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण के अंत में ऑक्सीजन जो होती है O2 के स्थान पर किसका निर्माण करती हैं, H2 का निर्माण करती हैं। और H2 जो होता है वो अत्यंत ज्वलनशील होता है तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, किससे, शैवालों से। दिन के टाइम में क्या करके, गंधक और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करके, क्योंकि गंधक और ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर शैवाल को बंद कर दी जाए, उसको नहीं मिले तो क्या होगा, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बदल जाएगी। प्रकाश संश्लेषण के अंत में O2 के स्थान पर H2 उत्पन्न होगी। H2 जो होता है उसको अपन ऊर्जा के रूप में यूज में ले सकते हैं। इतनी सी बात शैवाल या हाइड्रोजन फैक्ट्री में बताई गई है।
ठीक है, ये अपना लेसन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकता है सर से, तो फिर मैं वापस से क्या कर सकती हूँ, जो भी अपना टॉपिक जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा अपन उसका दोबारा से फिर वीडियो बना लेंगे। तो अब जैसा कि अपने सारे के सारे क्या चल रहे हैं, थ्योरेटिकल लेसन चल रहे हैं, तो अपन जूलॉजी में भी जितने अपने लास्ट के जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं जो डिसऑर्डर बीमारियों से रिलेटेड हैं या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ 1 2 3 चैप्टर हैं जो काफ़ी बोरिंग भी हैं और पूरी की पूरी उनके अंदर थ्योरी है, वो अपन पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में जो अपना एक इंटरेस्टिंग जो यूनिट रह जाती है मेंडल वाली, वो अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें क्या होता है। सो अभी जो अपन लास्ट में अपने जितने भी थ्योरेटिकल लेसन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर आगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें अपन जूलॉजी के किसी भी थ्योरेटिकल लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे।